आपका मेज़बान रियाज़ गुल। नाज़रीन, एवरी वेडनेसडे 6 टू 7 पीएम मैं लेके आता हूँ लीगल शो, जिसमें मैं आपकी लाइव फ़ोन कॉल लेता हूँ और शेयर करता हूँ इमिग्रेशन लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। नाज़रीन, अगर आपको या आपके किसी अज़ीज़ को इमिग्रेशन से जुड़ा कोई मसला हो, तो आप भी कॉल पे अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आपका केस कोर्ट में पेंडिंग है या आपने एप्लीकेशन दे रखी है होम ऑफिस के अंदर या आपको कोई डिटेल एडवाइस चाहिए, तो फिर हमारी तमाम व्यूअर्स को या कॉलर्स को ये रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ आप फिज़िकली आप हमें मिल सकते हैं या अपने लोकल वकील के पास चले जाएँ, ताकि अगर आप हमारे पास आओगे, फिर हम आपके तमाम जो डॉक्यूमेंटेशन या पेपर देख के एक आपको बेहतर एडवाइस कर सकते हैं। लेकिन जब आप कॉल करें और उसके बाद कोई इश्यू नहीं कि आप कॉल करके अपने टीवी पे आंसर सुन लिया करें, ताकि फिर हमारी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम नहीं आता और आपको क्लियर आंसर मिल जाता है। और लास्टली ये है कि जो लोग भी जब एप्लीकेशन करें, तो उस वक़्त मेक श्योर कर लें प्लीज़ एज़ अ डिस्क्लेमर कि या तो आपको खुद अच्छा नॉलेज हो और कॉन्फिडेंट हो, किसी से मशवरा कर लें या फिर किसी भी सॉलिसिटर को या वकील को या जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, उनको आप इंस्ट्रक्ट दें, वरना ये ना हो कि आज जो प्रोग्राम हमने किया है और जब आप कभी एप्लीकेशन करें और उस वक़्त को लॉ चेंज हो गए हों, तो इसलिए प्लीज़ एहतियात बहुत ज़रूरी है। आज के कॉल से पहले मैं कुछ चीज़ें शेयर करता चलूँ, क्योंकि कुछ दिनों से या रिसेंटली बहुत सारे कॉल्स, फ़ोन कॉल्स, ईमेल्स हमारे चैरिटी वीज़े के बारे में आ रही हैं। देखिए, होम ऑफिस ने क्या किया है कि थ्रू आउट जब से इमिग्रेशन का ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, हमेशा जो लोग यूके के अंदर आते हैं, उनको किसी न किसी कैटेगरीज़ के अंदर वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है इफ दे वांट टू कम इन द यूके। Yeah, they are already in the UK, they want to be apply for further leave to remain, still they need to make the application under some any specific category. ये पहले 87 कैटेगरीज थी, इसी के से अगर देखा जाए तो आज के दिन भी अबाउट 100 से कैटेगरीज हैं। आगे उसकी सब कैटेगरीज आती हैं, जैसे आप वर्क अप्लाई करते हो तो उसके अंदर उसकी सब कैटेगरीज आती हैं, ऐसे ही विजिट अप्लाई करते हो तो उसके अंदर सब कैटेगरीज आती हैं। तो मेनली जो चैरिटी वीज़ा है, ये अंडर वर्क वीज़ा उन्होंने एक उसकी ऑप्शन है कि आप यस जो लोग यूके के अंदर चैरिटी का काम कर रहे हैं या कोई चैरिटी यहाँ पे रन कर रहे हैं, वो किसी बंदे को अगर फ़ॉरेन से यहाँ स्पॉन्सर करना चाहें, तो यस वो किसी को स्पॉन्सर कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये जो वीज़ा है, ये अंडर द वर्क परमिट आएगा, तो वर्क के लिए जो कंडीशन आती है मस्ट है कि आप कोई यूके के अंदर से स्पॉन्सर करे। अब जो स्पॉन्सर है, जो एम्प्लॉयर है, उसकी अभी कंडीशन है कि उसके पास यूके के होम ऑफिस की तरफ उसके स्पॉन्सर लाइसेंस होना ज़रूरी है और वो कंपनी या वो चैरिटी या ऑर्गन शुड बी ऑन द ए लिस्टेड विद द होम ऑफिस वेबसाइट एंड स्पॉन्सर लाइसेंस होल्डर। अब हो क्या, लोगों को शायद ख्याल ये है कि वो मर्जी आ सकते हैं, ये मैटर नहीं है मेरे भाई। सवाल ये आता है कि जब आपने चैरिटी वीज़ा अप्लाई करना है, वो इट कैन बी इवन द 1 और 10 डेज़, 15 डेज़, 1 ईयर, ये अप टू द 1 ईयर तक हो सकता है कि आप यहाँ अप्लाई करना चाह रहे हैं। ऑफ कोर्स उसकी फ़ीस भी है, लेकिन जो सबसे जो बेसिक जो ट्रिगर पॉइंट वो ये है इसके अंदर जो फंडामेंटल जो रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि आपके पास किसी चैरिटी को स्पॉन्सर होना मस्ट है। अब उसके अंदर उस स्पॉन्सर्स में क्या लिखा होगा, ये सेम समझ लें जैसे अगर कोई बच्चा या कोई स्टूडेंट यूके के अंदर एज ए स्टूडेंट आना चाहता हो, तो उसको यूनिवर्सिटी वाले एक कैश रजिस्ट्रेशन निकालते हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ सर्टिफिकेट, और उसके मतलब लिखा होता है कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, इसकी स्टडी क्या होगी, कोर्स क्या होगा, फीस क्या है, कितनी करती है, क्या होगा, एंड व्हेन द कोर्स स्टार्ट एंड वो तमाम डिटेल्स अलोंग विद उसकी डिटेल्स, उसका नाम क्या है, डिटेल्स क्या है, उसका पासपोर्ट एड्रेस, लेकिन ये उसका पर्पस ऑफ द विजिट टू द यूके जो सा लिखा होगा। इसी तरीके से जो चैरिटी पे लोग आना चाहते हैं, उनको कोर्स निकालते हैं, सर्टिफिकेट स्पॉन्सरशिप। उसके अंदर क्या आता है कि को एक
जो ए लिस्टेड चैरिटी है विद द होम बेस, वो किसी के लिए कोई उनके ऑब्जेक्ट है, कोई इवेंट है या कोई उनके फंक्शंस हैं, वो नेम है, उस काम के लिए आपको यूके के अंदर उनको आपकी सर्विसेज चाहिए एंड दे वांट टू बी कॉल यू or ask you to come in the UK and for the short time and do the VC services. All right. अब एक बात है कि आपके पास स्पॉन्सर लाइसेंस होना, टू आपके पास मेंटेनेंस होना, ये जो है ये आपका जो इंटेंशन है टू विजिट द यूके अंडर द चैरिटी और अटेंड द फंक्शन, ये 3 मस्ट है। अब लोगों को शायद या कुछ लोगों ने मीडिया पे जैसे बात को फर्दर टू फर्दर एक्सप्लेन करते ये एक थोड़ा-सा परसेप्शन चल गई है पब्लिक के अंदर कि शायद आप वीज़ा अप्लाई करो, ऑनलाइन फॉर्म भरो, चैरिटी वीज़े में साल 2 साल के लिए। आई एम सॉरी दिस इज़ नॉट द केस। ये इसलिए मैंने स्टार्ट में ये कहा है कि हर इमिग्रेशन अभी के लिए कैटेगरीज़ हैं और जो चैरिटी का वीज़ा है ये अंडर द वर्क परमिट आता है और वर्क परमिट में जब नाम आएगा तो ये बात ओपन हो जाएगी कि आपको कम से कम यूके में के लिए आना है, तो उस लिए आपके पास यहाँ स्पॉन्सर लाइसेंस होना है। अब उसकी आगे है कि उसकी फीस क्या होएगी कि स्पॉन्सर निकाला जाएगा, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स लगाए जाएंगे, आप उसके अंडर अप्लाई करते हो तो यस आपकी एप्लीकेशन कंसिडर होएगी, उसमें फास्ट ट्रैक है, नॉर्मल है, फॉर हाउ लॉन्ग टू कम इन द और उसकी आगे जो डिटेल्स हैं कि आप अपने बच्चों को ला सकते हो, यस ऑफ कोर्स आप अपने डिपेंडेंट को ला सकते हो, वाइफ को ला सकते हो, बच्चों को ला सकते हो, तो ये तमाम चीज़ें सेकेंडरी हैं, लेकिन मेन जो बार-बार इशू क्योंकि इतनी ज़्यादा कॉल्स और ईमेल्स हमें आई हैं, हमें लगा कि ये थोड़ा-सा प्लीज़ इज़हार कर दें कि प्लीज़ ये सिंपल एप्लीकेशन नहीं है कि हम आपकी कागज़ अप्लाई कर दो या ऑनलाइन एप्लीकेशन कर दो। आपको सबसे पहले फाइंड आउट करो कि क्या कोई कंपनी आप स्पॉन्सर करना चाहती है, आपके पास स्पॉन्सर्स है और जो वो स्पॉन्सर करना चाह रहे हैं, उनका कोई उन्होंने कोई इवेंट रखा हुआ है, कोई फंक्शन है, उसको अटेंड करने आ रहे हैं और आपकी उस चैरिटी कंपनी को क्या-क्या सर्विसेज चाहिए और उन सर्विसेज में आपका क्या इनपुट होएगा, क्या एक्सपर्टीज़ है, क्या आपका एक्सपीरियंस है, तो ये सारी चीज़ें इफ एंड बट के साथ तमाम क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। तो इसलिए प्लीज चैरिटी वीज़े को आप वर्क परमिट के अंदर ही कंसिडर करें, तो ये इम्पोर्टेंट होगा। तो जो लोग क्वालिटी ऑफ अगर आपको वाकई कंपनी स्पॉन्सर कर रही है तो फिर मोर देन वेलकम, टू हैप्पी टू मेक एप्लीकेशंस। अदरवाइज वी आर नॉट इन पोजीशन कि हम पता करें किसी चैरिटी कंपनी से कि आपको वो बुला लें या आपको स्पॉन्सर कर दें। दिस इज नॉट आवर डोमेन। राइट, अब एक सेकंड जो मैसेज कॉमन सा है बात रिगार्डिंग असाइलम के लिए है। अच्छा, अब असाइलम के लिए कुछ ये मैसेज आया कि क्या आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। देखिए ये एक असाइलम अगेन एक प्रोसेस है टू क्लेम द असाइलम या मेरा असाइलम एप्लीकेशन। ये एक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है कि आप फिल करोगे तो आपका असाइलम हो जाएगा। आपने बेसिकली यूके की जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट है उनको ईमेल नंबर होता है, उनका फ़ोन नंबर भी है, आपने उनको इन्फॉर्म करना है कि आई वांट टू क्लेम द असाइलम। एक स्टेप। दूसरा ये है कि आप जो भी इमिग्रेशन सेंटर्स हैं वहाँ पे लेट्स से आप यूके में आते हो तो आप नेक्स्ट डे आप जो सेम टाइम जाके वहाँ क्लेम कर सकते हो। थर्ड आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप बाय द एयरपोर्ट जब आते हो तो उसी वक्त भी कर सकते हो कि यस मुझे ये इशू था, मैं यहाँ पे आ गया हूँ, आई वांट टू क्लेम असाइलम। अच्छा, इसमें जो सबसे ब्यूटी है, जितना अर्ली आपका क्लेम होएगा उतना आपका क्लेम के जो कंटेंट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे। रीज़न, आप यहाँ पे रह रहे हो 5 साल पे, अब असाइलम क्लेम करते हो तो फर्स्ट क्वेश्चन दे विल आस्क कि व्हाई यू नॉट कम टू अस इन लास्ट 4 years, व्हाई यू नॉट क्लेम द असाइलम बिफोर, व्हाई यू डिसाइड टू क्लेम द असाइलम टुडे। अगर वो कहता है कि मैंने इसलिए कहा कि मुझे डर लगा है, देन द सेकंड क्वेश्चन विल बी आस्क्ड ओके हाउ एंड व्हेन यू विल फाइंड कि यू हैव फियर ऑफ योर लाइफ or have persecution in your home country on your return, tell me how you find out recently। तो इसलिए वो सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं।
अच्छा, एक बंदा एयरपोर्ट पे आता है, उसको वाक़ई प्रॉब्लम है लाइफ़ में, वो क्लेम करता है, यस, उसको पता है कि मैं इसलिए आया था कि मुझे वहाँ प्रॉब्लम था, 2 वीक लगा वाया ट्रांज़िट वीज़े से आया हूँ, डायरेक्ट आए हैं या कहीं डिफरेंट कंट्री से होके आया हूँ। तो ये मेरे फैक्ट थे, पहुँचा हूँ, सबसे पहले जो अपॉर्च्युनिटी मुझे मिली है, द फर्स्ट अपॉर्च्युनिटी आई अवेल एंड क्लेम द असाइलम। और सेकंड आता है कि चलो सपोज़ आपको पता नहीं था, आप यहाँ पे आए, 2-4 दिन गुज़ारे, आपको पता चला किसी वकील को मिले, उसने एडवाइस किया कि असाइलम करने का ये प्रोसीजर है। आपने उनको डिस्कस किया कि मुझे प्रॉब्लम ये जा रही हैं, आप उसको मिले, उसने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब वो जो प्रोसीजर है नॉर्मल हालात में जो हम हो रहा है हमारे हम कर रहे हैं, तो फिर हम एक जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट है इमिग्रेशन क्लेम के लिए, हम उन्हें ईमेल या फ़ोन करते हैं। देन आपकी अपॉइंटमेंट बुक हुई, आप वहाँ जाके इंटरव्यू दोगे। और उसके बाद इनिशियल इंटरव्यू है, फिर उसके बाद डिटेल इंटरव्यू होएगा और डिटेल्स इंटरव्यू से पहले वो दे विल आस्क द क्वेश्चन, कुड यू प्लीज सबमिट ऑल द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑन द बेस ऑफ योर क्लेम। अगर आप तमाम डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देते हो तो फेयर इनफ, अदरवाइज इवन आफ्टर द इंटरव्यू द इंटरव्यूअर give the opportunity to submit the more documentation if you have or you can provide within 5 days 10 days, normal 14 10 days होते हैं और वो फर्दर आपको 10 डेज का और एक ग्रे टाइम या फर्दर एक्सटेंशन देते हैं इवन आफ्टर द इंटरव्यू, कि अगर आपके पास और कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्स हैं जिस पे यू वांट टू रिलाई ऑन इट, तो वी आर मोर देन हैप्पी टू कंसिडर बिफोर वी टेक द डिसीजन। क्योंकि असाइलम का 90% डिसीजन उसी वक्त नहीं होता, वो हमेशा उसको कहते हैं कि आपने इंटरव्यू दिया, वो लेट अस बी वेटिंग एंड वेरीफाइड ऑल योर क्लेम। सपोज करें किसी ने क्लेम किया कि मुझे ए या बी ए डिपार्टमेंट से प्रॉब्लम था, तो दे विल ट्राई टू बी वेरीफाइड कि वाकई वो डिपार्टमेंट वहाँ पे है भी कि नहीं है, जो ये नाम ले रहे हैं वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो इसलिए सम टाइम जो एक बैक चैनल वेरिफिकेशन होती है उसके ऊपर काम किया जा रहा होता है वाइद ऑफिसर, तो वो डिसीजन उसी वक्त नहीं लेते, फिर बाद में आता है। और इसलिए मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको 10 डेज की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि विद इन 10 डेज अगर आपको फर्दर सबमिशन करना चाहते हो या एनीथिंग यू वांट टू रिलाई ऑन फॉर इन द डिसीजन, सो यू कैन सबमिट। तो जो भी केस कर है वो अपना डिटेल्स देगा और उसका फ़ोन नंबर होएगा, ईमेल होएगी, तो या पोस्ट और एड्रेस, तो वहाँ पे आप उसको सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि जब आपने असाइलम क्लेम कर लिया, आपका फर्स्ट इंटरव्यू हुआ या सेकंड इंटरव्यू हुआ, लेकिन उन्होंने डिसीजन नहीं लिया, तो जजमेंट भी आई है, उसके वो हमारी एक डायरेक्शन भी आ गई, ये तो पॉलिसी बन गई कि अगर किसी बंदे का कम से कम मोर देन 12 मंथ से केस पेंडिंग है, क्लेम किया, सबमिशन किया, अभी तक डिसीजन नहीं आया, नीदर इन द फेवर और अगेंस्ट, तो फिर उसके पास राइट है कि वो काम की परमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है। तो काम की परमिशन, you can make the application to get the work permission based on your asylum application is pending with the Home Office more than 12 months. The 12-month means it will start the day you have a first interview or the main interview, not only phone calls. ये भी होता है, सब लोगों ने कॉल किया और उसने कहा मैं असylum क्लेम करना है, लेकिन या लेटर भेजा या ईमेल किया बाय सोलिसिटर और उनका इंटरव्यू जो आता है 3 महीने के बाद, तो मोस्ट ऑफ टाइम जो कंसिडर होता है वो टाइम when you have been called for the interview or the first after the first interview, if your case not decided by the 12 month, then yes, you have a right to be go for the to get the work permission by the home office. अब अगेन कुछ लोगों का ये है कि अगर अनफॉर्चुनेटली 9 और 10 8 मंथ 10 मंथ के बाद वो रिफ्यूज़ कर देते हैं और आपको राइट ऑफ अपील मिल जाता है, तो जब आपके केस के ऊपर एक्शन हो गया, फिर आपका जो राइट ऑफ अपील वाली ऑप्शन है या सॉरी जो वर्क परमिशन की ऑप्शन है, वो एग्जॉस्ट हो जाती है, यानी कि उस पे आप फिर क्लेम नहीं कर सकते, ये एक इश्यू आता है। साथ ही साथ मैं कॉल लेता हूँ, फर्स्ट कॉल। हेलो जी, फरमाइए जी, आप लाइव हैं, बोले, सवाल क्या आपका? वालेकुम सलाम जी। जी, मैंने आपसे ये पूछना था जी, पूछे। मैंने तकरीबन 1 साल हो गया है कि मैंने केस भेजा हुआ अपना सिटीजनशिप का, राइट। अभी तक उन्होंने कोई मैसेज नहीं दिया। ओके, आप टीवी पे आंसर सुने मेरे भाई। ओके, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। सर, मैंने ना आपसे पूछना था कि मेरा ना अभी मैंने जो है ना अपना वीजा कराया, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा ना,
तो मैं अपनी फैमिली के साथ इधर रह रहा हूँ। तो मुझे पिछले 2 साल मैंने अपनी डिग्री को भी की है। तो मैं ये पूछना था कि क्या मैं जो है वो घर जो है उसको लीज पे अप्लाई कर सकता हूँ? बैंक लीज हो सकता है या घर मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? ठीक। क्योंकि मैंने आगे जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ उनके साथ मैंने आगे वीजा लेके इसको अपने टीयर 2 पर भी कराना है। ठीक। आपकी कॉल का शुक्रिया। आप टीवी पे आंसर सुनिए, मैं इकट्ठे जवाब देता हूँ आपको। जो पहले दोस्त का सवाल था रिगार्डिंग नेशनलिटी, आपने मेरे भाई नेशनलिटी किया साल हो गया, क्योंकि आज ड्यू टू यूक्रेन की वजह से और वैसे भी काफ़ी सारा बैकलॉग है हम उसके अंदर, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी एप्लीकेशन इज डिसाइडिंग इन 1 ईयर टाइम्स। तो 12 महीने लग रहे हैं। अगर आप वेट कर लें ठीक है, और अगर लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है, ये साल से भी ज़्यादा हो जाता है, तो फिर आपके पास राइट है कि उनको रिमाइंडर भेज दें, फ़ोन कॉल कर लें। लेकिन अगर फिर भी वो रिप्लाई नहीं करते, डिसीजन नहीं लेते, तो फिर आपके पास राइट है कि लोकल एमपी के पास जाएँ, वो आपके बिहाफ पे हम उसको लेटर लिखेंगे और उनको हम ऑप्शन मोर लाइकली 10 डेज़ के अंदर आंसर देंगे अपडेट के आपके केस के बारे में। जो दूसरा सवाल था आपके भाई का रिगार्डिंग लीज, तो मेरे भाई आपके पास एक लिमिटेड लीव टू रिमेन है। अब कुछ जो बैंक्स हैं या जो लेंडर्स हैं, उसको हम लेंडर बोलते हैं, वो आपको इस बात को कंसिडर करते हैं कि आपके पास मोर देन 6 मंथ्स या 1 ईयर वीज़ा है, और जो वीज़ा आपके पास है इट इज़ अ रूट फॉर द सेटलमेंट, तो फिर तो वो आपको लोन या लीज़ आपको दे देंगे। लेकिन अगर उनको लगता है कि जो वीज़ा आपके पास है, देयर इज़ अ लेस चांस, इवन 50% चांस you can get the extension or you can apply for the settlement, then the lender might be will be confused or maybe suspicious to issuing the money. अब अगर तो आपने कोई प्रॉपर्टी लीज पे लेनी है, इवन बाय करनी है, कैश बाय कर रहे हैं, तो नो प्रॉब्लम, जस्ट कैन बाय द प्रॉपर्टी। आपके पास दोनों राइट्स हैं। नंबर 1 कि आपके पास राइट ऑफ स्टे है, राइट ऑफ वर्क है और राइट टू बाय भी है, तो यस आपके पास पैसे हैं, यू कैन बाय द प्रॉपर्टी। अब क्वेश्चन रेज होगा कि इफ यू वांट टू बाय द प्रॉपर्टी ऑन द मॉर्गेज, सो वेदर एनी लेंडर इज इन अ पोजीशन टू ऑफर द मॉर्गेज नो, वो सवाल आता है इंडिविजुअल के ऊपर। आप किसी भी बैंक से में चले जाएं, बता दें कि ये मेरा वीज़ा है, मेरे पास ऑफर है कि आई विल स्विच फ्रॉम पोस्ट स्टडी वर्क जो भी ग्रेजुएट स्कीम है फ्रॉम टू एंड देन गोइंग टू बी टीयर 2 सेटलमेंट, तो मुझे लगता है मुझे ग्रांट किया जाए। अगर तो मुतमिन होते हैं तो यस दे कैन इशू द मॉर्गेज, जो भी आपको फंड्स रिलीज कर देंगे। अगर वो कहते हैं कि नहीं, हमें लगता है कि जो आपका पोस्ट स्टडी वर्क है ये सेटलमेंट रूट के अंदर नहीं आता, ये अंडर द लॉन्ग रेजिडेंसी आ रहा है, लेकिन सेटलमेंट रूट इससे नहीं आ रहा कि इसमें कोई गारंटी नहीं है आपको कि आपकी एक्सटेंशन हो जाएगी। और इस वजह से हम आपको हमेशा क्या कि आपको हम जो लोन देंगे वापस रिटर्न नहीं होएगा, तो हम आपको लोन नहीं देते। तो फिर एक क्वेश्चन आता है, ठीक। और जो मुझे लगता है विद ड्यू रिस्पेक्ट कि जो आपका वीज़ा है वो नॉन सेटलमेंट है, ये लॉन्ग लिस्ट में आ रहा है, लेकिन आप सेटल नहीं हो। सेटल वो होएगा जब आप टीयर 2 पे चले जाओगे, तो देन आपका केस होगा वो सेटलमेंट रूट के अंदर कंसिडर होएगा। बट ट्राई करने में हर्ज नहीं है। अगर अप्लाई करते हो मौके नहीं भी मिलती, तो वो आपके किसी भी जो एग्जिस्टिंग आपकी जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट आप में कोई हर्ज नहीं, जस्ट कैन अप्लाई। तो लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। हेलो रियाज जी, सनी बात कर रहा हूँ। हाँ जी सनी जी, आप लाइव हैं, बोले सवाल के मेरे भाई। जी हाँ, मेरा सवाल ये था कि अगर इंडिया में शादी करते हैं तो फिर जब उसका अप्लाई करना होता है स्पाउस का, तो वो यूके में अप्लाई कर सकते हैं? तो उसके बारे में प्लीज थोड़ी जानकारी दीजिए। और आपका स्टेटस क्या है मेरे भाई सनी? सॉरी, हाँ जी। सनी जी आपका स्टेटस क्या है यूके के अंदर? इंडेफिनेट लीव टू रिमेन। ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। एनी पर्सन के पास अगर यहाँ पे इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है, जो सेटलमेंट है, या आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, तो आपके पास राइट है कि आप अपने स्पाउस को यहाँ पे अपने इंडिपेंडेंट बुला सकते हो। आप उसके बुलाने के लिए जो 2 सवाल पूछे गए हैं कि क्या वो यूके से अप्लाई करेंगे या फ़ॉरेन से करेंगे, जो एप्लीकेशन होएगी फॉर द एंटी क्लियरेंस के लिए वो ऑनलाइन होएगी। यस आपके पास राइट है, और अच्छी बात है कि आपके लोकल या यूके के वकील हैं, सॉलिसिटर, इनको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दें, ताकि क्योंकि तमाम जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आपसे हमें चाहिए होंगी। क्योंकि मेनली आपके लिए हमें चाहिए कि आपके पास अकोमोडेशन है, आपकी इनकम है, आपका रेगुलर कॉन्टैक्ट है, और
आपके पास सफिशिएंट सेविंग है, ये तमाम चीज़ें। सॉरी कॉल आ रही है, लेने साथ-साथ और फिर मैं जवाब दूँ। हेलो। मुझे सवाल पूछना है। जी मैडम, आप लाइव हैं, बोले सवाल क्या आपका जी? मेरी बेटी के मेरी बेटी का वीजा करवाना है, तो उसके पास वो 18,000 कैश नहीं है, तो क्या वो स्पाउस वीजा कर सकती है? वो पार्ट टाइम काम करती हैं, फुल टाइम काम करती हैं, क्या कर रही हैं? पार्ट टाइम करती है। ओके राइट। और उसके बाद सेविंग है जी कि नहीं पैसे? नहीं, 18,000 नहीं है। ओके नो प्रॉब्लम, आप प्लीज टीवी पे आंसर सुने, मैं जवाब देता हूँ आपको, ठीक। अगेन जो पहले भाई साहब ने सवाल पूछा था कि अपनी वाइफ को बुलाना है, और सिमिलर क्वेश्चन है मैडम का, लेकिन एडिशन टू वन पॉइंट कि क्या आपके पास इनकम ना, तो क्या सोर्स है, मैं इकट्ठा आंसर कर रहा हूँ। अगेन जो लोग अपने स्पाउस को, हस्बैंड या वाइफ को फॉरेन से यूके में बुलाते हैं एज ए डिपेंडेंट, तो उनके पास राइट है कि वो यूके के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव या सोलिसिटर के पास चले जाएं। अगर हमसे मिले मोर देन वेलकम, जैसे वो मोर देन हैप्पी टू मेक एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मोस्ट लाइकली यहाँ से हो सकती है, दोनों जगह से हो सकती है, लेकिन यहाँ से करने के ज़्यादा फायदे हैं कि मोस्ट जो पेपर वर्क रिक्वायर्ड है वो आपके पास है। नंबर वन, हमें चाहिए कि उनकी मैरिज सर्टिफिकेट हुआ है, शादी हुई है, मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए। नंबर टू, जो यहाँ पे स्पॉन्सर है उसके पास इनकम है, और उसकी बैंक उसके पास पे स्लिप्स होंगी, उसका एम्प्लॉय लेटर होएगा, और जो P60 है वो होएगी। और उसके बाद जो दिस सोर्स ऑफ इनकम, एज ए प्रूफ ऑफ इनकम के वो पैसे उसके अपने अकाउंट में आ रहे हैं, बैंक स्टेटमेंट होएगा। तो ये तमाम चीज़ें यूके के अंदर अवेलेबल हैं। प्लस आपने अकोमोडेशन शो करनी है। अगर आप कहीं टेनेंट हो या ओनर हो तो फिर ना, अगर फैमिली के साथ रह रहे हो या पेरेंट्स के साथ रह रहे हो, तो फिर अपने पेरेंट्स से कंसेंट लेटर लेना है कि हमारी जो डॉटर इन लॉ है या सन इन लॉ इज प्लान टू कम इन द यूके एज डिपेंडेंट ऑफ अ चाइल्ड, and we have given full permission them to stay in our family, and it will be any overcrowd or is any trouble or hassle for us to be staying as a family unit. तो जो फैमिली जो कंसेंट होएगा वो भी यूके के अंदर से मिलेगा हमें। अब सिर्फ जो दो चीज़ें चाहिए हमें जो फॉरेन से, वो जो मैडम के पास उसने इंग्लिश सर्टिफिकेट किया होएगा, और जिन कंट्रीज में टीबी टेस्ट का रिक्वायरमेंट है और उसने टीबी टेस्ट के पास किया होगा। तो ये दो डॉक्यूमेंट्स आप ईमेल पे या स्कैन के मुझे यहाँ मंगवा लोगे या पोस्ट करवा लोगे, तो यहाँ से जो भी आपका रिप्रेजेंटेटिव एप्लीकेशन करेगा, वो एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद उसको तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेगा, और जो एप्लीकेंट है, जो अगर वाइफ है या हस्बैंड फॉरेन से, उसने सिर्फ ऑन द डे ऑफ द अपॉइंटमेंट जाके अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं, ताकि उसके डॉक्यूमेंट सबमिट सॉरी पासपोर्ट लेके जाना है, वहाँ पे फिंगर दे प्रिंट होएगा, पासपोर्ट की कॉपी करेंगे और आप रखिए अपने पास, और आपको वापस भेज देंगे। इसलिए यस, आपके पास राइट है कि आप यहाँ से एप्लीकेशन करना चाहें या फॉरेन से करना चाहें, दोनों में, लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ से करते हैं ताकि तमाम डॉक्यूमेंटेशन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट वो सबमिट हो सके और एप्लीकेशन में नुकसान ना हो। जो मैडम का सवाल था कि अगर उनकी इनकम पूरी नहीं हो रही, तो फिर उसके पास फार्मूला बी आता है कि अगर आपके पास इनकम कम हो तो आप अपनी सेविंग के साथ अप्लाई कर सकते हो। लेकिन सेविंग का फार्मूला में ये कि कम से कम जो आपका शॉर्टफॉल है उतनी अमाउंट को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस 16,000 पाउंड आप उसको ऐड करोगे। मिसाल देता हूँ कि आपको 18,600 रिक्वायर्ड है, लेकिन सपोज करें कि आपकी अगर इनकम है 12,500 या आपको 5,000 पाउंड शॉर्ट आ रहा है 80 में, 13,500 है, तो आपका 5,000 पाउंड शॉर्ट फॉल जा रहा है, तो आप 5,000 को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे, जो कि बनेगा 12,500, और प्लस आप उसमें 16,000 पाउंड ऐड अप करोगे, तो ये बनेगा 28,500, और ये अमाउंट शुड बी इन द एप्लीकेंट और द स्पॉन्सर्स पर्सनल अकाउंट फॉर मोर देन 6 मंथ। तो ये चेक कर लें कि क्या आप ये अफोर्ड करते हो। अगर नहीं करते, इवन आपका 3,000 पाउंड का भी शॉर्टफॉल आएगा, तो 3 को भी आप मल्टीप्लाई 2.5 से करोगे तो वो बनेगा, सपोज करें 4,000 आप शॉर्टफॉल आ रहा है, तो 4,000 का भी आप उसको 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे 10,000 बनेगा, प्लस आप 16,000 उसमें ऐड करोगे, तो आपको 26,000 नीड टू शो फॉर द 6 मंथ। तो उससे मच बेटर है अगर आपकी बेटी एक काम कर रही है, वो साथ ही और जॉब कर ले, और दोनों जॉबों के मिला के इनकम 18,600 बन जाएगी, तो वो क्वालिफाइड कर देगी आफ्टर 6 मंथ। आपकी कॉल का शुक्रिया लेते हैं। नेक्स्ट कॉल जी, फरमाइए। हेलो जी, वालेकुम सलाम जी।
तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी वाइफ ने नेशनलाइजेशन के लिए अप्लाई किया है 3 मंथ हो गए और बायोमेट्रिक हुए 3 मंथ हो गए और अंडर प्रोसेस है। आया ये ट्रैवल कर सकती है या नहीं? क्योंकि डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं है। नेशनलिटी अप्लाई की है मैडम ने? जी, मेरी वाइफ ने। हाँ ठीक है, अगर नेशनलिटी अप्लाई की हो तो ड्यूरिंग द पेंडिंग योर एप्लीकेशन फॉर नेशनलिटी, यस यू हैव फुल राइट टू ट्रैवल। आपके पास राइट है, आप जाना चाहो, और कोई रीज़न हो तो मतलब हॉलीडे वगैरह पे एहतियात करो। अगर कोई आपकी रीज़न है तो यस शी कैन ट्रैवल। लेकिन जब आपको नेशनलिटी ग्रांट हो जाए उसके बाद ये बड़ा रिस्ट्रिक्शन है कि प्लीज़ पे ट्रैवल नहीं करना चाहिए। देन शी शुड ओनली शुड ट्रैवल आफ्टर यू गेट द पासपोर्ट। तो अगर आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, कोई रीज़न है आपको ट्रैवल करने जाने की, तो यस आप जा सकते हैं। आपकी पेंडिंग एप्लीकेशन पे ड्यू टू योर ट्रैवल फ्रॉम द यूके वुडंट बी अफेक्ट, तो इशू नहीं है, यस यू कैन गो। आपकी कॉल का शुक्रिया। डिस्कशन हो रही थी जो स्पाउस को कैसे बुला सकते हैं। जैसे मैडम ने पूछा था कि अगर उसकी बेटी जो डॉटर है वो काम कर रही है लेकिन उसकी इनकम अगर पूरी नहीं हो रही, तो व्हाट इज़ द प्रोसीजर हाउ दे कैन स्पॉन्सर देयर स्पाउस। अगेन यहाँ पे बाकी तमाम रिक्वायरमेंट्स जैसे मैंने बोला कि रिलेशनशिप, आपका मैरिज सर्टिफिकेट हो, आपके पास अकोमोडेशन हो, दोनों का कम्युनिकेशन हो रहा है, जो एप्लीकेंट है उसके पास इंग्लिश सर्टिफिकेट है, इन तमाम चीज़ों के अलॉन्ग विद जो मेन पर्पस आता है, जो रिक्वायरमेंट है वो ये कि जो एप्लीकेंट है उसका सोर्स ऑफ इनकम इन द यूके वो जो उसका थ्रेशोल्ड है विच इज़ 18,600 है। अब इनकम प्रूव करने के 3 तरीके हैं। नंबर 1 कि आप एम्प्लॉई हैं और आपकी इनकम सेम कंपनी से अमाउंट सेम है और लास्ट 6 मंथ से भी काम कर रहे हो, तो आप अपने 6 मंथ की इनकम के साथ या 1 ईयर्स की इनकम के साथ आप अप्लाई कर सकते हो। सेकंड ये है कि आप सेल्फ एम्प्लॉय हो तो आपको लास्ट ईयर के जो 1 ईयर का जो अकाउंट्स हैं उस पर रखते हो, या आप जो करंट अकाउंट होंगे मैनेजमेंट अकाउंट्स आप उस पर 12 मंथ पे अप्लाई कर सकते हो। जो ये फार्मूला ए के 2 ऑप्शंस। अब फार्मूला बी का एक ऑप्शन जो है वो ये कहता है कि अगर आपकी इनकम पूरी नहीं हो रही तो आप अपनी सेविंग पे रिलाई कर सकते हो। अब सेविंग की जो रिक्वायरमेंट है जो उन्हें 18,600 को टाइम 2.5 प्लस 16,000 ऐड करते हैं तो वो बनता है 62,500। अब यही फार्मूला अगर आपने मिक्स एंड मैच करना होगा, जो अगर आपने इसमें मिक्स सेविंग पे जाना होगा कि आपका सेविंग भी हो और आपके पास इनकम भी हो, तो फिर उस पे आपको क्या आता है कि जितना आपका थ्रेशोल्ड का शॉर्टफॉल होता है, जितनी भी अमाउंट शॉर्टफॉल होगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से, प्लस इसमें 16,000 ऐड अप करेंगे। मैं 2 एग्जांपल बोलता हूँ। रिक्वायरमेंट है आपको 18,600, लेकिन आपकी इनकम है लेट्स से कि आपकी इनकम बनती है 4,000 शॉर्ट है कि वो 14,500 है। तो जो आपका 4,000 पॉइंट शॉर्टफॉल है उसको आप मल्टीप्लाई करें 2.5 से तो वो 10,000 बन जाता है और उसके अंदर आपने 16,000 पॉइंट ऐड करना है, तो टोटल बनेगा आपका 26,000। और ये 26,000 पाउंड आपके जो एप्लीकेंट है या स्पॉन्सर है या दोनों को मिला के इनके दोनों के अकाउंट में वी नीड टू बी एस्टेब्लिश दे हैव दिस बैलेंस इन द बोथ अकाउंट और जॉइंट अकाउंट वन अकाउंट more than 6 months consecutively they have the balance of this amount. They never be go less than the 26,000 pound. Even if one day भी डाउन होएगा तो फिर जब उसका दोबारा मेंटेन हो तब से आपको काउंट करना पड़ेगा। अब ये उस सूरत में है जब आपकी इनकम 14,600 है प्लस आपको 26,000 पाउंड साथ एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आपकी इनकम और कम है या इवन 1,000 शॉर्टफॉल भी आपका है ना, आप जो समझें कि आपका अगर 18,600 की बजाय आपका 17,600 इनकम है तो आपका 1,000 शॉर्टफॉल है, तो 1,000 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा 2,500 और प्लस आपको 16 ऐड करना पड़ेगा। तो इट मीन्स अगर आपकी इनकम 17,600 है तो आपको जो बैंक में भी आपने कम अज़ कम आपके जो अमाउंट बनती है वो 18,500 वो आपको साथ लगानी पड़ेगी। तो इसलिए इस फार्मूले को प्लीज़ यकीन मान रखें। साथ ही साथ हम लेते हैं कॉल। हेलो
हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम जी, आप लाइव हैं, बोले सवाल क्या आपका जी? जी अपना लाइव कॉल में नहीं, अब मैं आपको सवाल लिखा देता हूँ, आपसे पूछेंगे। हाँ जी, प्लीज मैं मेरे भाई लाइव हूँ, बोले सवाल क्या, रियाज गुल बात कर रहा हूँ जी। हाँ वो बात कर रहे हैं। अच्छा वो लाइव कॉल ये है, आप टीवी बंद कर दें या दूसरे रूम में आ जाए, प्लीज सवाल पूछे फोन के ऊपर। जी जी ये जो कह रहे ड्यूरल नेशनैलिटी के बारे में जो क्वेश्चन है, इसका ये जो ड्यूरल नेशनैलिटी का इन्होंने इशू शुरू किया है, इसका क्या मकसद क्या है कि ये हमें किसी भी चीज कभी भी किसी वक्त भी यहाँ से मुल्क से निकाल सकती हैं, जबकि हमारे पास ये ब्रिटिश पासपोर्ट है, कि क्या इसके ऊपर कौन सा कानून लागू होगा कि वो हमारी नेशनैलिटी को कैंसिल कर सकते हैं? ठीक, थैंक यू। मेरा ख्याल पहली बात तो ये देखें कि अगर आपको जो लोग भी यूके के अंदर आते हैं, रिगार्डलेस वो पॉइंट बेस्ड सिस्टम से आते हैं, किसी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे उनको वीज़ा मिलता है या किसी प्रोटेक्शन पे उनको वीज़ा मिलता है, तो किसी भी सूरत में जब वो यूके में आ रह रहे हैं तो अपने एक सर्टेन टाइम को कंप्लीट करते हुए जब उनको नेशनलिटी मिलती है तो उसका ये नेशनलिटी होम ऑफिस की डिस्कशन पार है। लेकिन 90% इवन 100% देखने में ये आया कि जो लोग क्वालिफाइड कर रहे होते हैं उनको ऑटोमेटिक नेशनलिटी ग्रांट हो जाती है ऑन द सब्जेक्ट टू कि उनकी एप्लीकेशन तमाम जो प्रोसेस मुकम्मल होते हैं। लेकिन क्योंकि काफ़ी देर से ये डिस्कशन हो रही है, कभी ये पॉलिसी बनती है कि जो लोग यहाँ से इमिग्रेंट होके आए हैं और उनके पास ड्यूल नेशनलिटी है और वो किसी किस्म का सीवियर अगर वो क्राइम करते हैं, कम्युनिटी को जैसे कि थ्रेट दिया गया उन लोगों को कि जो फॉरेनर आके यहाँ पे क्राइम करते थे और फिर यहाँ से निकल जाते थे या वो इसका एक ग्रांट फ़ायदा उठाते थे, तो उनके लिए उन्होंने कहा कि उन लोगों की हम कैंसिल करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि जिसकी ड्यू नेशनलिटी आपको कैंसिल कर देंगे, उसके ऊपर एक कैप्स लगाए हैं, उसकी फेजेज़ हैं कि अगर ये इतना सीवियर मैटर होएगा तो ये इसको पनिश होएगी, इतना सीवियर क्राइम होगा तो ये पनिश होएगी। तो जो लोग सादा सिंपल अपनी लाइफ़ को एक पॉजिटिव वे से और यहाँ पे गुज़ारना चाहते हैं, साथ इस कंट्री के अंदर अपना कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, उनको इस केस के बारे में या इस लॉ से वरी करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ़ एक वेकअप कॉल या अनफॉर्चुनेट एक थ्रेटनिंग कॉल है उन लोगों के लिए जो यहाँ पे कोई सीरियस क्राइम करने की कोशिश करेंगे कि अगर वो कहाँ क्राइम करते हैं तो गवर्नमेंट के पास पावर है, दे कैन एक्सरसाइज टू डिपोर्ट देम फ्रॉम हियर टू देयर नेटिव जो उनका ओरिजिन कंट्री है। लेकिन अगर किसी के पास नेशनलिटी नहीं है और ओनली दे हैव ब्रिटिश नेशनलिटी, देन तो गवर्नमेंट के पास पावर नहीं, कहाँ वे दे कैन सेंड देम। तो इसलिए ये एक थोड़ा-सा थ्रेट है, लेकिन आम बंदे के लिए इससे वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, साथ ही साथ एक मैसेज भी आ रहा था जी, वो अनफॉर्चुनेटली किसी ने पूछा है कि उनके यहाँ यूके में आए थे एज़ ए स्पाउस, अब उनको 2.5 साल होने वाले हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके जो स्पाउस थे जहाँ पे उनकी डेथ हो गई। अच्छा, यूके के इमिग्रेशन लॉ के मुताबिक अगर कोई शख्स पर्सन यहाँ डिपेंडेंट है किसी ब्रिटिश सिटीजन का या उस सेटल पर्सन का, तो अगर उसकी अनफॉर्चुनेटली जो सेटल पर्सन की जो उनका स्पॉन्सर है उसकी डेथ हो जाती है वाइल उसका डिपेंडेंट अभी सेटलमेंट पे नहीं पहुंचा, उसके पास लिमिटेड लीव टू रिमेन है, तो ऑन द बेस ऑफ द डेथ ऑफ द स्पॉन्सर, डिपेंडेंट के पास राइट है कि ही और शी कैन मेक द एप्लीकेशन फॉर सेटलमेंट अंडर द ILR और उसकी वो जो तमाम रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करना उसके लिए मस्ट हैं। सॉरी, साथ साथ कॉल आ रही है, लेते चलें। हेलो हेलो जी, फरमाइए जी, आप लाइव हैं, सवाल क्या आपका जी? जी मेरा सवाल ये है कि मेरे बेटे ने 1 साल पहले अप्लाई किया हुआ है अपनी वाइफ के लिए पाकिस्तान से, राइट। तो अभी तक उन्होंने कोई जवाब कोई ऐसी चीज भेजी नहीं है। उसके बायोमेट्रिक भी जब अप्लाई किया था आप टीवी पे सुने आंसर, मैं आपको रिप्लाई करता हूँ मेरे भाई, रिप्लाई करता हूँ जी। लेते हैं नेक्स्ट कॉल जी, फरमाइए। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम मैडम। जी सोलिसिटर साहब से बात हो रही है? जी, अब मैं रियाज गुल बात कर रहा हूँ, आप लाइव हैं, बोले सवाल क्या आपका जी? जी मेरा सवाल ये है कि मैं 2018 में यहाँ आई थी, तो जब मेरा वीजा एक्सपायर हुआ तो हमने दोबारा जब केस सबमिट करवाया
तो रिजेक्ट हो गया वो कुछ वजूहात की बिना पर। और साथ मेरे हस्बैंड को एंजाइटी डिप्रेशन भी बहुत था, तो वो काम पे भी नहीं जा रहे काफी अर्से से। तो अब वो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हैं और दोबारा से हमने ये केस करवाया है, तो तकरीबन 4-5 माह हो गए। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि अगर कोई शख्स यहाँ पे यूनिवर्सल क्रेडिट पे हो और उसकी वाइफ की फर्स्ट एक्सटेंशन हो तो क्या वो हो जाती है? ठीक, राइट। थैंक यू आपकी कॉल का। आप टीवी पे आंसर सुने। आपकी कॉल से पहले मैं जो साहब ने कॉल किया था, उनका सवाल ये था कि उनके बेटे ने अपनी वाइफ का स्पाउस वीज़ा अप्लाई किया, 1 ईयर से पेंडिंग है। अगेन मेरे भाई, आप आई अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि काफ़ी सारी एप्लीकेशन काफ़ी लॉन्ग टाइम से पेंडिंग हैं, बट साल-साल से एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं है। अगर आप के पास कोई केस वर्कर का नंबर है, कोई करस्पॉन्डेंस हुई थी, या फिर आप जाके गूगल पे होम ऑफिस की वेबसाइट पे जाएँ और जो भी रेलेवेंट डिपार्टमेंट है उनको ईमेल करें। आई थिंक उनकी ईमेल चार्जेबल है, समथिंग दे चार्जिंग 4 पाउंड 5 पाउंड, या कॉल करते हैं तो वो भी 1 पाउंड 1 मिनट का चार्ज करते हैं, या फिर चेक कर लें फिर भी सेकंड एज ए सेकंड ओपिनियन के तौर पे। आप उनको कॉन्टैक्ट करें, बताएं कि हमारा साल से केस पेंडिंग है एंड व्हाट्स गोइंग ऑन, कम से कम अपडेट दें। अगर फिर भी आपकी बात नहीं सुनते तो आपके पास राइट है, क्योंकि साल से ज़्यादा पेंडिंग नहीं होना चाहिए। नॉर्मली 3-4 माह समझ आ रही है, लेकिन साल से ज़्यादा वो प्रोसेस नहीं करते, तो फिर आपके पास राइट है कि जो लोकल आपकी एमपी हो उन्हें रिक्वेस्ट करें कि ये हमारा एप्लीकेशन है जी, हमने इसके प्रूफ हैं, आप प्लीज़ उधर चेकअप करें। और मोस्ट लाइकली देखा कि होम ऑफिस वाले उनको 10 दिन में जवाब देते हैं। और सेम सवाल जो मैडम आपने पूछा कि आपकी एप्लीकेशन जहाँ पेंडिंग है, 4 माह हो गए हैं, लेकिन जो सवाल है क्या हाउ लॉन्ग टेक्स, इस पे मैं कमेंट्स नहीं करता। यूके के अंदर जो एवरेज एप्लीकेशन है 1 साल में डिसाइड हो रही है। अब जो दूसरा सवाल आपका था कि क्या अप्लाई करना चाहिए या क्या करना चाहिए, अब आपने अप्लाई कर दिया है, तो मेरे ख्याल में जो भी आपके वकील साहब थे उन्होंने बिल्कुल देखा होगा कि आपकी क्या-क्या रिक्वायरमेंट हैं, उसके हिसाब से किया होगा। लेकिन एक जनरल बता सकता हूँ कि जो लोग यूके में स्पाउस वीज़े पे हैं यहाँ पे, अगर किसी रीज़न से उनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाती है और दोबारा एक्सटेंशन अप्लाई कर देते हैं, एक और एप्लीकेशन कर देते हैं विदिन 10 डेज़ के अंदर, तो जो भी यहाँ पे टाइम गुज़ारा होता है वो लीगल कंसिडर होएगा। अगर आपकी एप्लीकेशन फर्दर लीव टू रिमेन आफ्टर रिटर्न और रिफ्यूज़ और रिजेक्ट फर्स्ट एप्लीकेशन के विदिन 10 डेज़ के अंदर करते हो, तो आपका वो टाइम कंसिडर होएगा। अब सवाल ये आता है कि क्या आपने अंडर द एफएलआरएम एक्सटेंशन अप्लाई की है व्हिच इज अंडर द 5 इयर्स रूट, और या आपने एप्लीकेशन डाली है अंडर द ह्यूमन राइट्स कि हमें यहाँ पे एज ए स्पाउस रह रहे हैं, लेकिन हमारी इनकम का इशू आ गया, हमारे पास फंड्स नहीं हैं, हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है अंडर स्पाउस वीज़ा पूरी नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी हमें ग्रांट किया जाए वीज़ा, तो यस आपको यहाँ पे ग्रांट मिल जानी चाहिए। लेकिन आपको जो वीज़ा मिलेगा वो अंडर द 10 ईयर्स रूट ग्रांट होएगा। तो इसलिए अगर आप अपने वकील से राब्ते में रहें तो वो आपको बेहतर एडवाइस करता रहेगा। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो जी, वालेकुम सलाम जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं यूके में पोस्ट स्टडी वर्क भेजे थे ना, राइट। तो अभी मैंने पाकिस्तान जाना है, शादी करनी है ना, तो शादी करके मैं अपने स्पाउस को यूके में ला सकता हूँ, स्पॉन्सर कर सकता हूँ मेरे को? ओके राइट। अब एक ये थोड़ा सा एक इशू आ रहा है। ओके, आप टीवी पे आंसर सुनिए मेरे भाई, थैंक यू। अच्छा जी, जो जस्ट कीप इन माइंड के इन्होंने बार-बार पॉलिसी ये है कि जो लोग पोस्ट के जो वीज़ा लेने से पहले अगर आपका रिलेशनशिप है, तो अपने डिपेंडेंट को यहाँ पे एज़ ए डिपेंडेंट आप स्पॉन्सर या कोल या यहाँ पे फर्दर लीव अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो लोग वीज़ा मिलने के बाद, जो पोस्ट के जो वीज़ा मिलने के बाद अगर शादी करते हैं विदिन अ कंट्री, उनको बिल्कुल कंसिडर नहीं हो रहा, लेकिन अगर फॉरेन से अप्लाई करते हो तो देन स्टिल होम ऑफिस की प्रोविजन है कि उसको वो कंसिडर करें। अब आप पे जो इम्पोर्टेंट सवाल ये आता है, क्योंकि ये एक आपको प्रोविजन टाइम दिया गया है, ये ग्रे टाइम आपके पास 2 साल का कि आपने किसी सेटलमेंट वीज़े के अंदर जाना है। वो कोई वीज़ा भी हो सकता है। इसलिए अगर आप ऑलरेडी इस वीज़े पे हो, अगर 2-4 माह गुज़ार लिए और आपके पास साल बच रहा है, तो व्हाई यू वांट टू वेस्ट द मनी टू स्पॉन्सर योर वाइफ टू कम इन द यूके एज़ डिपेंडेंट ऑफ द लिमिटेड लीव टू रिमेन।
आपके लिए अच्छा ये होना चाहिए, क्योंकि फिर आपको 3 दफ़ा एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी। इससे मच बेटर है कि आप अपने आप पे जो भी ज़ोर लगा के अपनी एप्लीकेशन को पहले सेटलमेंट पे अप्लाई कर लो। जब आपके पास सेटलमेंट वीज़ा यहाँ पे होएगा या अंडर स्किल्ड वर्कर या 5 ईयर्स रूट के ऊपर होएगा, जो कि सेटलमेंट रूट है, तो उसके अंदर आप अपने डिपेंडेंट को बाय लॉ बुला भी सकते हो और फिर आपको 3 एक्सचेंज नहीं करवानी पड़ेगी। तो इमीडिएटली आप उनके साथ-साथ 5 साल पूरे करते हुए वो अपना सेटलमेंट वीज़ा अप्लाई कर देगी। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी, फरमाइए। हेलो। जी, फरमाइए जी। जी, वालेकुम अस्सलाम। Start English. Hello. Yeah, do you understand English? Yeah, please, you can talk, please. Okay, so basically, I've applied for my wife's visa last year. She gave her biometrics on the 3rd of September 2021. All right. And I still haven't received a decision from the obviously the people. And I just want to know what's going on and what I can do. I have emailed them about 5 or 6 times in relation to my application, but all the reply is just wait for the decision to be made. They're not giving me any other answer apart from that. Where does she live, sir? She lives in Pakistan, Wazirabad. Okay, she lives in Pakistan. And when did you make the application? Last year? Which month or Last this year? She gave her biometrics on the 3rd of September. Okay, thank you for your call, my friend. I think the one other caller they called, I think, asked the same question. As I said, normal application from abroad to come in the UK as empty clearance, the Home Office taking normally is 12 months, 1 year. But if your application is, I think, pending for more than 12 months, then you have a right to go to your local MP, or you can contact the MP and ask them, could you please send the letter to the Home Office and find out, I made the application, still is pending, why is the backlog for 12 months? But even if they're not considering, let's say it's a more 1 year or 6 months, then you have a right to go to the court and issue the letter before actions and the GR. You can push the Home Office to take the decision. But I believe if you involve your local MP on the basis of their communications, the Home Office will take a decision, or at least they will answer within 10 days of their letter. So you at least will be in a position to understand what is going on. Only this is the way I can recommend. Thank you. Thanks for your call. बढ़ते हैं next call की तरफ. Thank you, much appreciate. My friend, I understand this is I think within the country and out of the country. Either you are applying for the NT clearance or for the leave to remain. Again, there's a lot of excuses due to somehow we heard due to the Ukraine war, or there's a lot of refugee applications. First was from the Afghanistan issue, then is this issue, but the Home Office unfortunately have a lot of backlog. The normal application which they will consider in 3 months, 4 months, now they are deciding the applications average time taking about 6 to 9 months or the 1 year. We only can recommend all the callers, viewers, or client. Either you can send the email or make the phone calls. But if they don't respond or the application is pending for more than 1 year, then you have a right to go to the local MP, and the local MP can write a letter to the Home Office on your behalf to ask at least the Home Office. Either you can take a decision or give us update what is going on. So at least you will be in a position to understand, yes, your case is pending or your application is on that level or that phase. Sometime they answer your phone call or email, but when the and your local MP is involved, then I saw in my experience they definitely will answer within 10 days. So totally up to you, but my suggestion, try yourself first, then local MP's option is always available. राइट ये 2-3 चीज़ अभी हम बात कर रहे थे। मैं एक जो ये फ़ोन मैसेज था रिगार्डिंग अनफॉर्चुनेटली कि अगर किसी पार्टी की यहाँ पे डेथ हो जाती है, तो उसकी पार्टी के पास क्या राइट्स हैं। जैसे मेंशन कर रहे थे कि यस, उसके पास राइट है ऑन द बेस अगर उनकी डेथ होती है पार्टनर की, तो जिसके पास लिमिटेड लीव टू रिमेन है, वो उनके यहाँ पे इंडेफिनिट लीव टू रिमेन अप्लाई कर सकता है ऑन द बेस ऑफ कि उनके पार्टनर की डेथ हो गई। लेकिन वो तमाम रिक्वायरमेंट कि ये प्रूव करना कि जब से वो यूके में आए हैं वो इकट्ठे रह रहे थे एज उनकी जो भी करस्पॉन्डेंस थी। अब उनके पास जो
इनकम वाला प्रूफ हो गया, इंग्लिश लाइफ एजुकेट B1 डॉक्यूमेंट्स ये सारे लगाए होंगे और आपने तमाम एप्लीकेशन को की जो फीस है 2400 पाउंड वो पे करनी होगी। तो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी ठीक हैं, इंडेफिनिट वाली सेम है, बट ये है कि आप अर्ली सेटलमेंट अप्लाई कर सकते हो। ये एक सवाल था, तो इसलिए इन्फॉर्म करना ज़रूरी था कि एक वैसी बात हो। तो जस्ट तमाम बाकी क्राउंड पूरे करते हुए आप अगर अप्लाई करते हो तो आपको यहाँ पे इंडेफिनिट लीव टू रिमेन ग्रांट हो जाएगा। अब इससे फर्दर जो क्वेश्चन ये था कि बच्चों की पोजीशन क्या होएगी? अगर तो बच्चे यहाँ पैदा हुए थे और बाय द टाइम ऑफ बर्थ उसके जो डिसीज़ बायोलॉजिकल पेरेंट है उसकी डेथ है तो ऑटोमेटिक उनको यहाँ पे नेशनलिटी मिल चुकी होगी। लेकिन अगर एज़ ए डिपेंडेंट यहाँ पे आए थे 7 बच्चे और उनके पास अभी डिपेंडेंट वीज़ा है और वो 5 ईयर्स के बाद क्वालिफ़ाइड करते थे, तो जैसे स्पाउस के पास राइट है कि वो इंडेफिनिट अप्लाई करे, इसी तरीके से जो चिल्ड्रन है, जो डिपेंडेंट ऑफ द डिसीज़, तो उनके पास भी राइट है कि वो यहाँ पे अपने पेरेंट्स की जो भी वन ऑफ द पेरेंट्स की डेथ हुई है, उसकी वजह से यहाँ पे इंडेफिनिट अप्लाई कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ द एक्सटेंशन। तो ये अनफॉर्चुनेटली ऑफ कोर्स ये बड़ी परेशानी की सैडनेस होती है, टाइम बड़ा हॉरिबल टाइम होता है फैमिली के लिए, बट क्योंकि ये ना हो कि अगर आपका सिर्फ ज़हन में ये एक ट्रेजेडी हो और आप अपने इमिग्रेशन को इग्नोर कर जाओ तो एक और प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए अगर ऐसा मामला हो तो आपके पास राइट है इमीडिएटली उनका डेथ सर्टिफिकेट लगा के, रिलेशनशिप के प्रूफ लगा के और the proof कि you've been living together since you came in the UK as a dependent, उनका जो एज ए कोहैबिटी और जो रिक्वायरमेंट वो पूरी करें और साथ ही साथ जो इंडेफिनिट रिक्वायरमेंट है कि आपके पास लाइफ इन यूके वीज़ा होना चाहिए, वो चीज़ें हैं। तो जब आप लगा के भेजते हो तो यहाँ पे आपको इंडेफिनिट मिल जाना चाहिए। क्योंकि ये 2-3 रेलेवेंट क्वेश्चन थे, इसलिए चाहा कि हम इसको एक्सप्लेन कर दें, बट बाकी चीज़ें सेम होंगी, इसलिए होप कि आपको जो सवाल था आपका आंसर मिल गया होगा। अदरवाइज़ आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सोशल मीडिया से हमारी डिटेल मिल जाएगी आपको, या आप अगर चाहें तो लॉ सोसाइटी से सर्च की जा सकती है। तो वी आर मोर देन हैप्पी टू असिस्ट दिस मैटर, क्योंकि आई अंडरस्टैंड इज़ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट क्योंकि थोड़ा सा टेकन अगर आप कंफर्टेबल हैं जस्ट कैन मेक द एप्लीकेशन योरसेल्फ, but if you want to take our services we are more than happy to assist you. थैंक यू। आपके मैसेज का आज का प्रोग्राम का टाइम ख़त्म होना चाहता है, जो मैं कॉल किया उनका शुक्रिया। नेक्स्ट वेडनेसडे सेम टाइम मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।